ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। अनूप मुझे पता था कुछ तो बोलोगे। देखिए, फिल्मों में जब ये गीत सुनने को मिलता है हमें, तो वहाँ पर लाइन है हमें तड़पाते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम में हमें सैनिकों के लिए मैसेजेस मिलते हैं तो वो हमें हर्षाते हैं, हमें जोश और उत्साह भर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमें। जब भी हमारे पास हमारे दोस्तों के लेटर्स आते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि वो हमारे सोल्जर्स के लिए क्या कर रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर ना सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ता है बल्कि हमारे जो सोल्जर्स हैं जो अक्रॉस इंडिया हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है। तो संदेशे भेजने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यदि आप और मैसेजेस भेजना चाहें तो आप हमारा पता जरूर नोट करें। दोस्तों, आप हमें खत भेज सकते हैं। पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sandesh2soldiers@air.org.in। याद रखिएगा, संदेश टू सोल्जर्स में 2 न्यूमेरिक 2 है। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं @AIR.संदेश2soldiers। और जैसा अमित ने आपको बताया, ये जो 2 है ना, ये न्यूमेरिक है। आपके पास मोबाइल है अनूप? जी हाँ है। तो आप मोबाइल के माध्यम से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस इतना करना है, आप रेन टाइप कीजिए, RAIN, एक स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, एक स्पेस दीजिए, अपना नाम और मैसेज हमें भेज दीजिए 56060 पर। और दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है allindiaradio.gov.in। इसके अलावा आप ऑल इंडिया रेडियो लाइव का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ जुड़ सकते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर होना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।
बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं अनूप और अमित के साथ। आप आइए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। मैं जानती थी, मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, इसलिए आप उदास हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच अनूप। लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा सेकंड क्लास में पढ़ने वाले अरमान सिरोही का। इन्होंने खत भेजा है और ये लिखते हैं, डियर हीरो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ब्रेवरी एंड टेकिंग केयर ऑफ अस। सेकंड क्लास में पढ़ते हैं अरमान। ओके, और यहाँ पर एक और छोटे से हमारे दोस्त हैं जो सतारा से हमें मैसेज भेजते हैं। इनका नाम है अविराज और ये कहते हैं, मेरी बचपन की यही अभिलाषा है कि मैं एक बड़ा जवान बनूं और देश की सेवा करूं, और मैं बचपन से ही प्रयास कर रहा हूं। और जानते हो क्या प्रयास कर रहे हैं ये रोज भागते हैं, रन पे जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बी इट फॉर सोल्जर्स, सिविलियंस, एवरीवन। लेट अस rededicate ourselves to fitness. This letter has come from 8th class student Ishita from Delhi, and she says, respected Indian soldier, you keep us safe, you keep us happy, but what do we give you? I don't know what to do for you. I really don't know what to do for the ones who have given their life for us. So I think this message can be taken as a tribute for all these people. I hope you like my message. Thank you for the opportunity, Ishita. वाओ। और मानसरोवर जयपुर से अमित, ये हमारे पास पत्र पहुंचा है दीन दयाल पुरोहित जी का, जो कहते हैं, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आप राष्ट्र की सेवा में विषम परिस्थितियों में सरहदों की चौकसी करते हैं, दिन रात डटे रहते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। आपका अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और बलिदान की भावना जो है, वो हम सब उसके लिए कृतज्ञ हैं। बिल्कुल, हम कृतज्ञ हैं। और जैसा कि एडवर्टीजमेंट में सुनने को मिलता है अनूप, हमें मालूम है कि आप स्ट्रांग हो, तभी तो आप हमारी सुरक्षा कर पाते हो। जी हाँ। लेकिन कई बार ये जिज्ञासु मन जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार आप इतना साहस कहां से लाते हो। अगला ये खत पोरबंदर से डॉक्टर चेतना तिवारी का है और वो लिखती हैं, वीर जवानों, आप पूरे देश की रक्षा करते हो, हम आपकी रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सो स्वीट। और उदित जो है बहुत ही पोइटिकली अपने भाव यहाँ रख रहे हैं, कहते हैं, मेरे देश का हर जवान रहे सदैव बलवान, चले जो सीना तान, वह है तिरंगे की जान। और तिरंगे में जो केसरिया रंग है वो शौर्य और पराक्रम दर्शाता है। इस समय हमारे साथ एक ऐसे मेहमान आकाशवाणी के स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आप 4th ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से हैं। स्वागत कीजिए कर्नल अब्दुल रसूल खान साहब का। खान साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इज्जत अफजाई के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे यहाँ दावत दी और जो भी आप सवालात करें, मैं इट्स अ प्लेजर सर। लेकिन यहाँ पे शुरुआत बचपन के गलियारों से आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप छोटे थे, क्या हमेशा फौज में आना आपकी ड्रीम थी? ये बिल्कुल सही है। कुछ तो हमारा ये खानदान जो है ना, फौजी खानदान, एक तो वो बात थी। और हमारे बुजुर्ग जो है ना, जब कोई ऐसा ओकेजन होता तो शेरवानी पहन के, दाढ़ी में वो मेहंदी लगा के, बड़ा साफा लगा के, अपने ये बड़े बड़े मेडल लगा के जब निकलते थे, तो उस वक्त यही उमंग रहती थी कि भाई हम भी जो है फौज में आना चाहते हैं। जी। तो ये ख्याल तो शुरू से था। और उसके बाद जब मैं हाई स्कूल किया 1954 में, तो हाई स्कूल भी मैंने नसीराबाद से कहा, यहाँ जहाँ ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर था। ओके। तो वो ख्वाहिश ये रहती थी कि भाई तो वो सफेद तुर्रा जो है लगा के हम भी अफसर बने इस रेजिमेंट में। जी। और जब मैं कॉलेज में आया, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, तो जो जिसमें भी कुछ दम था लड़के में, तो वो ये चाहता था कि भाई फौज में मैं एनडीए करूं। एनडीए, ओके। एनडीए पर खास जोर था। और प्राइज अचीवमेंट जो है ना, जी, वो एनडीए में जाना था। ओके। तो वो शौक हमें भी हुआ। और हमने भी एग्जाम दिया, पास भी हो गया। अब मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं जाने दिया। बैकग्राउंड ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के सोल या अकेली संतान। ओके ओके। दूसरा, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया फरवरी 1950 में। तो मेरे वालिद ने कहा कि भाई मेरे पास क्या रह जाएगा, तू चले जाएगा। तो हम अपना गम और गुस्सा जो कुछ भी है वो पी के बैठ गए। लेकिन इरादा यही रहा कि जाना है, जाना तो फौज में ही है। तो लेकिन
इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया मैं। जी। आखिर में जब 1962 में चाइनीज का जब हमला हुआ तो उस वक्त मुल्क में बड़ा जोश था और हर एक आदमी चाहता था कि भाई हम सरहद पे जाके अपने मुल्क की हिफाजत करें। तो और जोश मेरे तो शुरू से ही था। तो अब वो मौका आया तो मैंने अपने वालिद से कहा, बोले भाई मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे, बोले कि भाई अब मैं भी नहीं रोकूंगा। तो मैं फिर फौज में चले गया और 13 अक्टूबर 1963 में मैं कमीशन हुआ जी। और उसके बाद मेरी बटालियन मुझे मिली 4 ग्रेनेडियर्स। तो कर्नल साहब, इतने दशक हो गए, 50 साल से ऊपर, लेकिन आपको ये तारीख और ये जर्नी ऐसे याद है जैसे मानो कल ही की बात हो। अब ये है अमित साहब के आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था। सारी चीज जो है ना, वो मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। अभी आपका नाम थोड़ी देर में भूल जाऊंगा। पर ये पैशन की बात है, जो फौज में आना चाहना का जज्बा है, जोश है, इन्वॉल्वमेंट जो है मेरा फौज के साथ इतना था कि मुझे अभी भी छोटी से छोटी डिटेल याद आ जाती है और बाकी चीजें मैं भूल जाता हूँ। इतिहास के पन्ने पलटकर कर्नल रसूल खान के जीवन के कुछ और यादें ताजा करेंगे। आप सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स। की धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हमारे दिल से गुजर रहा है, तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाए मस्ती मकुल बरंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं अमित और अनूप के साथ। और अमित, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है कल्याणी विधान चंद्रा मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की एक गैंग ऑफ गर्ल्स का। श्रेयांशी, स्वर्णाली, अनन्या, श्वेता, शाश्वती एंड तितली दत्ता, व्हाट अ स्वीट नेम। ये हमें एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेज रही है हमारे सोल्जर्स के लिए और कहती हैं, रिस्पेक्टेड सोल्जर्स, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टेरर व्हाइल वी आर रिलैक्सिंग। वी नो इट इज वेरी पेनफुल, वी आर स्पीचलेस टू सी यू कंटिन्यू योर फाइट. Please, we want to tell you that all Indians are beside you. Well, next letter comes from Telangana. 8th class student Dharshita writes, respected soldiers, you people always risk your lives to save us. You leave your families and face great difficulties. You people are our inspiration. You give us strength and energy. And the best part, Anup, your confidence gives us the capability to face our challenges. जी हाँ, और यहाँ पर अंजुम रशीद खान साहब बरेली से कहते हैं, मेरे देश के रखवालों तुम्हें सलाम, मेरे वीर जवानों, हम सब अच्छे हैं और तुम कभी खुद को अकेला ना समझ लेना। देखो जरा मुड़कर, हमारे हाथ दुआओं में तुम्हारे लिए उठे हैं और लबों पर तुम्हारी सलामती की दुआएं हैं। Well, we've got this letter coming from Lakshmi. This is short, sweet and crisp. She says, a pen and a paper and an 8-letter word. Thank you. वाओ, सो स्वीट एंड सो शॉर्ट। लेकिन ये जो मैसेज आया ना यहाँ पे अमित, ये नेमलेस है, लेकिन ये जो मैसेज है ये फिर भी लेना चाहूंगी क्योंकि ये कहती हैं कि एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हैं जो सोल्जर्स से कुछ कहना चाहती हैं। ये कहती हैं कि यू आर ट्रेन्ड इन द हार्डेस्ट पॉसिबल मैनर एंड यू अंडरगो अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ। यू ओबे ऑल द ऑर्डर्स एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट इंक्लूडिंग अ हॉलीडे, चाहे होली हो या दिवाली। दोस्तों, जब आपके इस तरीके के मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं जिसमें आप हमारे सैनिकों को शुक्रिया कहते हैं तो दिल में बहुत 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 प्राउड फील होता है। और बहुत प्राउड तब भी फील होता है जब एक ऐसा मैसेज आता है जैसा रीमा ने मुझे भेजा है दिल्ली से। कहती हैं कि उनके घर के पास एक सूबेदार साहब की फैमिली रहती है और उनके छोटे बच्चों को वो जितना हो सके पढ़ाई में मदद करती है। वेल, ये होता है इनिशिएटिव। छोटी छोटी जो पहल है ना दोस्तों, इसी से हम जुड़ते हैं अपने इन सैनिकों से। हमें गर्व है अपने सैनिकों की वीरता पर। और अब कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में 1965 भारत पाक युद्ध से जुड़ी ये शौर्य गाथा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद पर जारी तनाव ने 1965 में युद्ध का रूप ले लिया। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 से कश्मीर में अपनी बाहें फैलानी शुरू की और 1 सितंबर को पाकिस्तानी युद्ध उन्मादियों ने छंब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर भारत पर खुला हमला बोल दिया। भारत को अपनी अखंडता और सुरक्षा के लिए अनेक मोर्चे खोलने पड़े। संकटों से डरते नहीं हैं हम, आक्रमण और युद्ध की आपत्तियों के सामने झुकते नहीं हैं हम। एडवांस करता हुआ दुश्मन ऑन फायर। सन 65 में शांत पश्चिमी सीमांत गरज उठा क्योंकि एक अमन पसंद मुल्क का पड़ोसी दगाबाज निकला, क्योंकि भीख मांगकर अस्त्र शस्त्र जमा करने वाला देश अपने को भ्रमवश बहादुर समझने लगा, क्योंकि तानाशाही की नापाक नजर लोकशाही की तरक्की को देखकर तिलमिला उठी थी, क्योंकि मजहब के झूठे नक्कारे पीटने वाले देश के बर्बर शासकों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारों पर कहर ढाने की योजना बनाई थी। लेकिन हम सोए नहीं थे, जाग रहे थे। शांति के समर्थक शक्ति की आराधना में भी लगे थे और मानवता के पहरुए दानवता के आक्रमण को विफल बनाने के लिए सजग और तैयार बैठे थे। भारत ने पाकिस्तान के हमले पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। देश की प्रगति और राष्ट्रीय भावना के उदय के लिए खतरे जरूरी हैं। खतरों से हमें भय नहीं, उत्साह मिलता है, एकता मिलती है, हम जाग उठते हैं।
देश की आजादी कीमती है और इसे पाने के लिए हमें कठिन राहों से गुजरना पड़ा है। ये साबित किया मेजर आशाराम त्यागी ने। जी जनाब, जी जी जनाब, फतह हासिल करके ही लौटेंगे। जी जनाब, शाम तक जीटी रोड पर अगर कोई होगा तो हम होंगे जनाब। जी, जय हिंद जनाब। क्या आदेश हुआ है मेजर साहब? कुछ नहीं भाई, बस छोटा सा काम दिया है। काम? कौन सा काम? डोगराई में बहुत गरज रही है पाकिस्तानी तोपें और मशीन गन, बस उन्हें खामोश करना है। दूर बैठकर बहुत चला ली हमने गोलियां, अब दुश्मन की मान में घुसकर उन्हें मारने की बारी है। जवानों को तैयार होने के लिए कहो, अभी निकलेंगे। ठीक है जनाब। जवानों, अब हम उनके बहुत पास आ गए हैं। तुम लोग मशीन गन वालों को खत्म करो, मैं इनके बदसूरत टैंकों को थोड़ा और बदसूरत करता हूं। पीठ मत दिखाना जवानों। जी जनाब। मेजर साहब, आपको गोली लगी है, दोनों कंधों में। दो टैंक तो चुप करा दिए, बाकी मुझे 3। अब इनकी बारी है। इन्हें भी तो याद रहे कि हिंदुस्तान के मेजर आशाराम त्यागी से मुलाकात हुई थी। सचमुच पाकिस्तानी फौज मेजर त्यागी की दिलेरी भूल नहीं पाई। मेजर आशाराम त्यागी शहीद हो गए। आशाराम त्यागी को उनकी अदम्य वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर आशाराम त्यागी को देश का सलाम। दोस्तों, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़े हैं 4 ग्रेनेडियर्स के रिटायर्ड कर्नल अब्दुल रसूल खान। कर्नल साहब, आपके परिवार की अगर बात करें, आपका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, तो क्या परिवार में माता पिता या कोई और फौज से था? ये आखिरकार कैसे युवा अब्दुल रसूल खान साहब को लगा कि नहीं, मैंने जाना फौज में ही है? भाई, हमारे बुजुर्ग जो थे ना, वो कैवेलरी वाले थे, घोड़े वाले थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जब तक घोड़ों की रेजिमेंट्स रही तो हमारे बुजुर्ग उनमें जाते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी गए, चाइना वार में भी गए हुए थे। और वो जिंदा भी थे। किसी खास मौके पर जो है ना, शेरवानी पहन के और गाड़ी पे मेहंदी लगा के, बड़ा साफा बांध के और अपने मेडल लगा के निकलते थे। तो उस वक्त जोश आता था कि यार मैं भी ऐसे ही बनूं। पर मैं कर्नल साहब ये जरूर बताना चाहूंगा अनूप अपने श्रोताओं को कि आज जीवन के लगभग 8 दशक आप पूरे कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे नीले सूट बूट में, लाल रंग की टाई, सफेद रंग की कमीज और उसके ऊपर बहुत ही अच्छी हैट के साथ आप बहुत हैंडसम लगते हैं कर्नल साहब। आर्मी की जब यूनिफॉर्म पहली बार डाली, कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे बहुत। हम अपने बुजुर्गों को भी देखते थे कि भाई वेल ड्रेस निकलना जी जो है, वो बूढ़े भी जो है ना, हर हफ्ते अपनी दाढ़ी तलाश करते और वो मेहंदी लगा के ऐसे यूं करके उनको चढ़ाते और साफा बांध के निकलते थे। तो ये क्या कहना चाहिए, विरासत में मिली, समझ लो कि भाई यू शुड रिमेन वेल ड्रेस्ड। इन एनी केस आई नेवर वांटेड टू बी शेविली ड्रेस्ड राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो 63 में जब आर्मी में आप कमीशन हुए और पहली बार यूनिफॉर्म पहनी, तब किस तरह की फीलिंग्स थी मन में? अरे फीलिंग वाज ग्रेट यार। हम तो कह रहे थे कि आई एम ऑन क्लाउड 9। आई एम रियली टेलिंग यू, द सेंस ऑफ प्राइड इतना हाई था कि आप पूछो मत।
कि भाई जिंदगी का जो मैं जो कुछ हासिल करना था वो मिल गया। कर लिया। अच्छा कनक खान, यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत सी एक्टिव वॉर्स में पार्ट लिया है, और जब पहली वॉर की अगर मैं बात करूं 1965 की जो वॉर हुई थी, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब युद्ध का ऐलान हुआ? पता नहीं आपके पास कितना वक्त है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1965 में जी मई के महीने में, गर्मी के दिनों में, पाकिस्तान ने हमला किया था कच्छ बुजू में। ओके। ठीक। तो उस वक्त एक ऑपरेशन हुआ कैक्टस लिली। तो उस वक्त हम अंबाला में थे 4 ग्रेनेडियर्स में जी, और वो हिस्सा थी 4 माउंटेन डिवीजन की। ओके। तो वहां से फिर हम फाजिल्का सेक्टर में गए, और उसके बाद फिर जब पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो घुसपैठिए भेजे, तो और फिर छम के ऊपर तो उस वक्त जो है ना, फिर हमारा डिवीजन वहां से अंबाला से खेमकरन सेक्टर की में तरफ बढ़ा। खेमकरन जो है, आप ये कह सकते हैं कि अमृतसर के साउथ वेस्ट में और लाहौर के करीब करीब साउथ में, और वहां से एक कैनाल, डिफेंस कैनाल थी, कैनाल बहुत बड़ी कैनाल जी, उसको उस वक्त हम इचोगिल कैनाल के नाम से जानते थे। तो हमें पहले हुक्म मिला कि आप जो है जाके इचोगिल कैनाल पे कब्जा करो। ओके। तो मेरी बटालियन ने 6 सितंबर को, हम 4 सितंबर की रात को वहां से चले, अंबाला से सुबह वहां पहुंचे, और हमने एकदम हमला कर दिया। ओके। और हमने अपने इलाके पे कब्जा कर लिया। तेरा जुनून रे सुल्तान, सीने में तेरे आग पानी आनी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। दे दोनों ही तूफान, चोट कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा इतना जहरी है ये मां। से जुनून तुझको पता है, तुझमें छिपा है तू उसको ले, उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है, जो रखता है तू इतना ले अब वो दिल में है तेरे, तू उसकी नजरों में आए, चल हद से आगे चाहा जो तूने वो पाले चल बच्चा रे सुल्तान। आसमां जी रे अब
अगर यहाँ पे हम अपने वर्दी वालों की बात करें ना, तो उनका एक जो कॉम्बैट वाला इमेज है ना, वो हमेशा हमारे जहन पे छाया रहता है। कैसे वो हमारे दुश्मन को फेस करते हैं, उसको ढेर कर देते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों का एक बहुत ही सॉफ्ट ह्यूमन साइड भी है। बिल्कुल अनूप, कॉम्बैट इमेज के साथ साथ सोशल इमेज भी बहुत जरूरी है। और सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन की बात करें तो बस्तर छत्तीसगढ़ में सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसी बहुत सी प्रभावशाली गतिविधियां चल रही हैं। जी हाँ, आइए दोस्तों जानते हैं इस पहल के बारे में असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ 80th बटालियन की उषा किरण जी से। बस्तर में 80वीं बटालियन के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम मैं कह सकती हूँ कि चलाए जा रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, जिनमें से सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो है सिविक एक्शन प्रोग्राम, जो हम लोग गांव-गांव में जाकर के गांव वालों की जरूरतों का जो सामान होता है वो उन्हें वितरित करते हैं। उनकी डेली नीड्स के जो आइटम होते हैं वो उन्हें दिए जाते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के जो सामान है वो उन्हें दिए जाते हैं। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर के हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, और वहां हमारे डॉक्टर्स जाकर के, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, जाकर के गांव वालों की परेशानियों को सुनते हैं और उनकी जरूरत के अनुसार उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत ही हम लोग जो सरेंडर नक्सल्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं। हमारी सिविक एक्शन प्रोग्राम्स को देख करके जो नक्सल हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं सरेंडर करने के लिए, मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए। और एक जो अच्छी इमेज जो फोर्सेस में जाती है कि नॉट जस्ट कॉम्बैट इमेज, एक जो जिसे कह सकते हैं सोशल इमेज जो फोर्सेस की है वो क्रिएट होती है सिविक एक्शन प्रोग्राम से। और उसके अलावा कह सकते हैं कि हमारी बटालियन जो है वो बहुत प्रोत्साहित करती है कि जो नक्सल्स हैं वो आकर के सरेंडर करें और मेन स्ट्रीम से जुड़ें। एक सरकारी स्कूल को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है जिसके जितने भी बजटिंग जो होती है वो हमारी तरफ से होती है। स्कूल में बेंचेस देना, झूले लगवाना और विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी आइटम्स प्रोवाइड करना, ये सब चीजें जो है ये 80वीं बटालियन देख रही है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने ये कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करे हैं दरभा, बस्तनार, कामनार, मारडूम और कोलिंग के अंतर्गत आने वाले गांवों में। और वहां जाकर के हम लोग किसानों को खेती की अच्छी समझ हो इस करके हम उन्हें अच्छे क्वालिटी के बीज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। और बच्चों के अंदर जो है शारीरिक क्षमताएं उनकी बढ़े इस करके हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हम लोग यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, जवानों के वेलफेयर का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि हमारे कमांडेंट श्री जैनी अनिल सर हैं, उनके निर्देशन में जो भी जवानों का वेलफेयर होता है, जिस तरह के गाइडलाइंस हमें डायरेक्टरेट से रिसीव होते हैं, सर के पर्सनल कुछ कह सकते हैं कि इनोवेशंस हैं, उससे जवानों का ग्रीवेंसेस जो हैं, उनके कंप्लेंट्स जो हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुना जाता है। जैसे एक नया एक इम्प्लीमेंट किया गया एक सजेशन बॉक्स हम लोगों ने अपने कंपनी लोकेशंस पे रखा है, जिससे क्या है कि जवानों का कोई भी जो ग्रीवांस है, कोई भी जो इस तरह के कंप्लेंट्स हैं, वो डायरेक्टली सर तक पहुंच पाए। और कोशिश की जाती है पूरा कि उनके मेसिंग का ध्यान रखा जाए, उनकी जो फूड आइटम्स हैं वो अच्छे हों, फ्रेश हों, बैलेंस डाइट उनको प्रोवाइड की जाए, छुट्टी की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह के जितने भी वेलफेयर्स हैं वो सर के निर्देशन में किए जाते हैं। सीआरपीएफ एक बस्तरिया बटालियन के नाम से एक बटालियन रेस कर रही है, जो प्योरली यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको लेकर के गठित की जा रही है, और वो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं अपने अंतिम चरण में वो पहुंच चुकी है। तो ये एक अच्छी पहल है सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, कि वो नक्सलवाद की तरफ ना जुड़ करके और मेन स्ट्रीम से जुड़ने की कोशिश करें। रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और उनकी ट्रेनिंग बस अब शुरू होने वाली है। और उसमें यहाँ बस्तर के हर जिले के लिए कुछ सीटें अलॉट की गई हैं, जिसमें पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों के लिए वो सीट्स हैं। सभी लोग आकर के बस्तरिया बटालियन को ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग उनका शुरू होने वाला है। तो कह सकते हैं कि अच्छा पहल है यहाँ के युवाओं को फोर्सेस के साथ जोड़ने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और यहाँ पर बातचीत हो रही है कर्नल अब्दुल रसूल खान साहब से। और कहानी जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक्शन के बीचों बीच आप आ गए हैं। 6 सितंबर 1965 की सुबह है और अब जानना लाजमी है कि क्या होने वाला है। थोड़ा बताइए कर्नल खान साहब, वहाँ बैकग्राउंड क्या था जब 6 सितंबर को आप पहुंचे? जी, तो वहाँ पर बहुत से खेत थे, क्या दुश्मन पहले से वहाँ पर तैनात था? आपके पास एमिनिशन था, पूरी तैयारी थी, प्लानिंग थी? नहीं, हमारी तो तैयारी पूरी थी, लेकिन दुश्मन जो है ना अपने इलाके में रेडी था। जो उन्होंने नाइट 6-7 सितंबर को मूव किया खेमकरण की तरफ। कसूर एक जगह है पाकिस्तान में जी। फिर वहां से उन्होंने जो है 8 को 8 सितंबर सुबह उन्होंने अपना हमला शुरू किया। राइट, ठीक है ना। और उनका इरादा था कि भाई वहां से ब्रेक करके और सीधा जो है अमृतसर के तो पीछे
और समझ लो कि ब्यास रिवर तक तो मतलब खुला हुआ इलाका था, वो कहीं भी जा सकते थे। और आगे एक बटालियन थी जिसपे उन्होंने हमला किया और वो 1-2 घंटे के अंदर जो है ना उस एरिया पर कब्जा उन लोगों ने कर लिया। ओके। और कोई 11 बजे के आसपास वो हमारे बटालियन के सामने आ गए। हम स्टोगिल कैनाल पे थे जी। वहां से हमने विड्रॉ किया 7 तारीख को और 7 तारीख को करीब रात को मिडनाइट मतलब नाइट 7-8 सितंबर को कह सकते हैं मिडनाइट हम उस जगह पे पहुंचे जहां लड़ाई हुई। उस जगह का नाम था चीमा, गांव का नाम। जी जी। और हमने रातों रात जो है ना अपने डिफेंसेस तैयार किए। मतलब डिफेंस तैयार करने का मतलब ये कि हमने अपनी वो ट्रेंचेस खोद ली। जी जी। वहाँ पर 24 घंटे जो है ना हम पाकिस्तान के फायर के नीचे रहे जी। तो खैर 11 बजे जब हमला आया तो उस वक्त पहले तो ये रहा कि कहीं हमारे जो ट्रूप्स आगे गए थे, हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब ने कहा कि आगे हमारे आर्मर्ड रेजिमेंट के ट्रूप्स हैं और वो कांटेक्ट में नहीं है जी। हो सकता है वो ही हो तो अभी फायर मत करो। खैर वो मुझको मेरे कमांडर ने कहा कि देख के आओ कि वो पाकिस्तानी टैंक हैं कि क्या है। खैर वो पाकिस्तानी टैंक्स ने अपने आप जवाब दे दिया। उधर से फायरिंग शुरू हुआ। मैं एकदम जो नजदीक से नजदीक टैंक थी उसके अंदर कूदा जी जी। और तो एक टैंक बराबर सीधा सीधा आ रहा तो वो वहाँ जिस टैंक में मैं कूदा था उसमें MMG लगी हुई थी और MMG में हर 5 राउंड के बाद एक ट्रेसर राउंड होता है जो रोशनी देता है जी। तो वो हवलदार था एक भरत सिंह, बोले साहब क्या करें, मेरे बोले फायर कर। ऐसे ही, हालांकि टैंक पे कोई असर तो होना नहीं था जी, लेकिन फायर कर दिया पूरा। और जब उसमें से ट्रेसर जाके टैंक के ऊपर लगे तो वो समझे कि भाई अब RCL का रिकॉइललेस गन का फायर आने वाला है जी जी जी। तो वो टैंक वहीं रुक गया और उतर के लोग भाग गए पाकिस्तानी। पर जनरल खान थोड़ा बताइए, दुश्मन के पास टैंक थे, हमारे पास भी टैंक थे या हम रिकॉइल गन से उसका सामना कर रहे थे? ऐसा है कि टैंक हम जब लड़ाई में गए तो उस वक्त एक रेजिमेंट हमारी जो डिवीजन के साथ थे वो हाजिर थी 9 डेकन हॉर्स और बाकी जो है ना 2 आर्मर्ड ब्रिगेड जी को मोबिलाइज होने में देर लगी। 8 तारीख जो है सबसे ज्यादा क्रूशल दिन था जी। तो उस दिन अगर वो 4 ग्रेनेड्स को फतह कर लेते तो 62 में जो हाल हुआ था ना उससे ज्यादा खराब होता, क्योंकि 62 में तो वो पहाड़ों के अंदर गया और यहाँ पंजाब हार्ट ऑफ इंडिया कह सकते हो वो चले जाता। तो कहानी कुछ और होती जी। और इसलिए अनूप बहुत जरूरी था कि 1965 का जो भारत पाक युद्ध था उसमें असल उत्तर की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो हमारी जीत थी कर्नल साहब, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनी हमारे ओवरऑल विक्ट्री के लिए। तो फिर आखिरकार जब 9 सितंबर 10 सितंबर आया तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी? देखिए साहब, कहानी तो यही रही कि वो टकराते रहे, हम उनका सर फोड़ते रहे। हकीकत ये है कि मैदान में 94 टैंक्स पाकिस्तान के बर्बाद होके पड़े हुए थे रिकॉइल गन से। नहीं, सारे रिकॉइल गन से नहीं। रिकॉइल गन से तो मतलब ये है कि देखो ऐसा है कि किसी भी फोर्स को कामयाबी से ऑपरेशन करने के लिए कोई जमीन पकड़े बेस होनी चाहिए और वो बेस था हमारा 4 ग्रेनेड्स का जी। इसके अलावा और कोई नहीं था। और उस दिन मैं आपको बताऊं हमारे पास आदमी सिर्फ 300 थे और रिकॉइललेस गन एक रात पहले आई है। 4 रिकॉइललेस गन जो है 7 तारीख की शाम को जलंधर के पास एक डिपो है, ऑर्डिनेंस डिपो, वहां से आई जी 7 तारीख की रात को। और अब्दुल हमीद और एक रामचंद्र था, एक बीर सिंह था, उन लोगों को ये 4 गनें संभलाई गई। पर क्योंकि आपने अब अब्दुल हमीद साहब का जिक्र किया है, थोड़ा जरूर श्रोता जानना चाहेंगे कि परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए जब वो वैसे तो RCL के इंस्ट्रक्टर मतलब माहिर थे, इंस्ट्रक्टर रहे, उनकी सीनियोरिटी थी तो उनको क्वार्टर मास्टर हवलदार बना दिया, ठीक है ना, सीनियोरिटी के हिसाब। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो वो वहां से उनको निकाला गया और उनको गन थमाई गई।
देखिए साहब, 3 दिन तक पाकिस्तान ने अटैक किया और तीनों दिन जो है उन्होंने हमला बहुत शिद्दत के साथ किया। हवाई जहाज भी आए, टैंक तो थे ही थे, आर्टिलरी का बड़ा फायर था जी वो। लेकिन उस इतने से एरिया को जो 4 ग्रेनेडियर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था उसको वो ओवररन नहीं कर सके और उसकी वजह से बाकी का उनका ऑपरेशनल प्लान जो है वो ठप हो गया। और 3 दिन तक मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब 3 दिन तक जो है ना हमने जो फायर उस वक्त फेस किया है वो हम ही जानते हैं। और हवाई जहाज जब आर्मर का अटैक कर रहा है उसके साथ साथ ऊपर से हवाई जहाज फायर कर रहा है और 4 RCL गन थी यार। और RCL गन की एक खूबसूरत आपको मालूम होनी चाहिए कि एक दफे अगर वो फायर कर दे तो दुनिया का पता चल जाता है कि यहाँ RCL गन है। वो क्यों? कि रिकॉइललेस गन है तो उसके पीछे खाली जगह होती है। जब राउंड फायर होता है जी। तो पीछे शोला निकलता है जो कि 45 मीटर तक पीछे जाता है जी। और माइलों दूर से नजर आ जाता है। तो उनको जब मालूम हो जाए टैंक वालों को तो वो फिर छोड़ते नहीं है जी। तो 3 दिन तक ये 4 गनें चली। क्यों चली? एक तो ये भाई मादा था, उनमें जोश था, उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी। पलटन की इज्जत का सवाल था। बिल्कुल ठीक है ना। कोई हमारी पलटन से एक आदमी नहीं उठा, बैठे रहे, बोले कि भाई जो होगा सो देखा जाएगा जी। और उन्होंने 3 दिन में 137 राउंड RCL के फायर किए और बचे इस एक तो ये कि भाई स्किल्स है, उनकी ट्रेनिंग थी, मोटिवेशन था, जज्बा था जी। दूसरा ये कि वहाँ खेती थी, काफी गन्ना भी था, बाजरा लंबा लंबा था तो उसकी वजह से, और कैमोफ्लेज अच्छा था। तो पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं हो सका कि यहाँ क्या है क्या नहीं है जी। और फायर जो है ना कंटिन्यूअस हुआ तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ओवररन कर ले। बिल्कुल। यहाँ पर अमित ने आपसे बहुत सारे टैक्टिकल सवाल पूछे हैं करण खान। अब मैं एक इमोशनल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये देख रहे थे, आप इस कॉम्बैट में जुटे हुए थे, बहुत सारे नुकसान हो रहे थे, हमारी तरफ भी हो रहे थे, दूसरी तरफ भी हो रहे थे, लेकिन जब आप देख रहे थे कि आपके आसपास आप ही के साथ के जो लोग हैं वो घायल हो रहे हैं, कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, तो इमोशनली वो चीज आपको कैसे अफेक्ट करती है और उससे एक हमारा जो ऑफिसर है वो कैसे डील करता है, वो जानना चाहती हूँ मैं। देखिए साहब, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है जी। जब कोई साथी जख्मी हो और शहीद हो जाए तो थोड़ा अफसोस तो होता है, लेकिन उस वक्त ये होता है कि हमें अपना फर्ज निभाना है। जो जख्मी होता है, ये मैं आपको बता दूं, उसको एकदम कोशिश की जाती है कि मेडिकल एड मिले इमीडिएटली जी। हाँ, और जो है इवैक्यूएट हो। हमारे डॉक्टर थे एक RD सिंह जी, वो रेलवे से आए थे, कैप्टन RD सिंह बिहार के थे, बड़ा दबंग आदमी था भाई। जब वो कोई जख्मी हो जाता तो फायर हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, वो अपना झोला लेके वहाँ पहुंच जाते थे जी। और जो फर्स्ट एड वगैरह जो कुछ भी करनी है वो करने के बाद लोग उनको स्ट्रेचर पे डालकर सड़क पर लाके किसी एम्बुलेंस में या उसमें, तो उस वक्त जो है ना अफसोस तो होता है जी। लेकिन वो एक ऐसा वक्त होता है जबकि बड़ा नाजुक वक्त होता है कि उस वक्त अगर आप इमोशनलिज्म में आ जाओगे तो मार खा जाओगे जी। पर कर्नल खान, इस नाजुक वक्त में मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि जैसा आपने कहा कि आप तो शुरू से ही NDA में जाना चाहते थे, वालिद साहब ने कहा कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं नहीं जाने दूंगा, और फिर जैसे 62 के बाद एक बार फिर से देशभक्ति की लहर हुई तो उन्होंने इजाजत दे दी। अब जब उनका बेटा 1965 के युद्ध में असली उत्तर में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, तो क्या घर परिवार से भी संवाद था? अरे काहे के संवाद भाई, उस वक्त कोई संवाद नहीं होता था। सीधी सी बात ये है, वो जमाने में कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। 1971 में मैं जख्मी हुआ शकरगढ़ में। वो किसी तरह से मैसेज करप्ट होते होते घर पर पहुंच गया कि किल्ड इन एक्शन। ठीक है, आपके लिए? जी हाँ।
तो वहाँ जो है आप जानते हो फिर क्या होता है। जी जी। और पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है वो फोटो लगा दिया हमारा, वो हार फैला दिया और फूल चढ़ा दिए, और जो कुछ भी क्रियाक्रम होती है ना मुस्लिम्स में वो हो चुके, मेरे रस्म हो चुके हैं एक दफा। लेकिन फिर भी ये मेरे वालिद यही कहते कि भाई अल्लाह को यही मंजूर था। उनका जो रिएक्शन यही था कि भाई मुल्क के लिए शहीद हुआ, अल्लाह को यही मंजूर था। सो ब्रेव ना। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या था फिर, जो जख्मी थे फिर कैसे आप फिर मैं वहां से इवैक्यूएट हुआ, पहले पठानकोट गए और वहां से जलंधर पहुंच के मैंने कहा कि एक चिट्ठी लिख दूं अपने। मेरी वाइफ तो बच्चे तो थे सागर में, फादर थे राजस्थान में। तो मैंने उनको जब चिट्ठी लिखी तो वो वहाँ जब पहुंची तो वो बड़ा जश्न मना जी। और मेरे वालिद बदहवा से एक रात सुबह मेरे कमरे में एक मेजर मोतीधर थे, बाद में आर्मी कमांडर हुए, लेफ्टिनेंट जनरल। हम दो एक कमरे, मैं बाथरूम में था तो वो आए भागे हुए कि रसूल रसूल यार तुम्हारे वालिद आए। मेरे वालिद क्यों भाई, क्या हो गया? तो वहां जाके पहुंचे तो मैंने कहा कि आपने क्यों तकलीफ की? बोले नहीं मैं ऐसे ही आ गया बस, उन्होंने बताया नहीं। फिर वो बोले कि अच्छा ऐसा है कि हॉस्पिटल से निकलकर एक दिन के लिए गांव आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। तो वहाँ गांव में जाके मालूम पड़ा कि मेरा ये सब हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है। और फिर वहाँ गांव में भी लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मोहब्बत से भरा एक दिल है जैसे मेरे बचपन का साथी, मेरा गाँव बहुत मीठा है पानी इस कुएं का, बड़ी ठंडी है इन पेड़ों की छाँव, खुला संगीत है जैसे हवा में, जरा आवाज तो सुन सखियों की, रहट गाता है धीमी धीमी लय में, सुरीली बोलियां हैं पंछियों की। मैं परसों बात लौटा हूँ तो जाना, ये गाँव गीत
सदियों पुराना। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स अमित और अनूप के साथ। और वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी अमित, ये तो मेरा मानना है। और ये जो अगला रिकॉर्डिंग है हमारे पास जो आया है ऑल द वे फ्रॉम जम्मू, ये मेरी बात को प्रूफ करता है। आज हमारे कार्यक्रम में ये प्यारा सा मैसेज आया है फौजी रतनलाल शर्मा जी का, आइए सुनते हैं। जी, मैं रतनलाल शर्मा 70 आर्मर रेजिमेंट से रिटायर हुआ था 2001 में और मैंने 24 साल सर्विस की है। गर्मी सर्दी जहाँ कोई बरसात ऐसा मैंने महसूस नहीं किया, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी वहाँ हमने बाखूबी निभाई। फौज का एक अलग किस्म का माहौल है और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान सुन रहे हैं तो फौज को ज्यादा से ज्यादा पसंद करें और ज्यादा से ज्यादा फौज में जाने की कोशिश करें, क्योंकि हम रिटायर होने के बाद भी हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अच्छी पेंशन मिलती है, अच्छा हमारा परिवार घर परिवार चलता है। और अभी तक भी हम सेहतमंद है। अगर फौज को हमारी आज भी जरूरत पड़ती है तो हम आज भी आने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। कर्नल खान, आज के अगर संदर्भ में हम देखें, जैसा हमारा ये कार्यक्रम है संदेश टू सोल्जर्स, तो सैनिक जो आपको सुन रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगे? देखो भाई, मेरे रेजिमेंट का नारा है सर्वदा शक्तिशाली। हम जब अटैक में जाते हैं तो ये नारा लगाते हैं सर्वदा शक्तिशाली और इसके धावाकर, और इसका मतलब ये है बी पावरफुल एवरी टाइम। जी जी। तो मेरा संदेश ये है कि डटे रहो, मजबूत रहो, दुश्मन को बर्बाद करो। अपने मुल्क की सेवा में अब देखिए साहब, सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा कि इज्जत की बात किसी भी नागरिक के लिए वो ये है कि वो अपने देश की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए फौज में आता है। तो इससे बढ़कर और कोई मुझे चीज नजर नहीं आती है। तो ये एक बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है यूनिफॉर्म पहनना। हम ओजी बोलते हैं उसको, हाँ, ओलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन ओजी पहन के भाई बड़ा फख्र होता है। और मुझे पूरा यकीन है, मैंने भी इतने साल बटालियन भी कमांड की और जंगों में भी रहे और कई जगह, फौजियों को बड़ा गर्व होता है अपने यूनिफॉर्म का जी। और अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत रखना उनके लिए एक बड़ी बात होती है कि भाई अपने यूनिफॉर्म की बेइज्जती नहीं होने देनी। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड कर्नल खान आपके मोबाइल के स्टेटस में भी झलकता है। आपका स्टेटस है, ओ सैड, आई लुक सो ओल्ड बट आई एम इनहेरेंटली यंग एंड आई विल ऑलवेज रिमेन यंग। कर्नल खान, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू। मैं यकीन मानिए कि अपने आप को बहुत जो है ना खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया और आपसे बातचीत करने का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू कर्नल साहब। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम
बन गया दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ राजे के दिल से है दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम मोहे गेरुआ दोस्तों आपके मैसेजेस हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं और ये वाला जो मैसेज आया है ये ऑल द वे फ्रॉम घेशपुर हरियाणा आया है। भेजने वाले हैं जय कुमार मिस्त्री जी, जो कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद सभी जवानों को जो हमारी जान है और हमारी जान की रक्षा करते हैं। पटना से मोहन कुमार लिखते हैं, आई हैव बीन सिलेक्टेड इन SSB एंड विल बी ज्वाइनिंग इन 2 months. आई वुड लाइक टू सर्व माई कंट्री. कांग्रेचुलेशंस मोहन कुमार जी। एक और मैसेज आया है इंद्र कुमार चौरसिया जी का बलरामपुर से, जो कहते हैं आई थैंक ऑल द ग्रेट सोल्जर्स बिकॉज ऑफ यू हु आर फाइटिंग फॉर अस वी आर एट पीस. This message has come from Mumbai. Charmisha writes, salute to our soldiers for their stupendous support and courage. Proud of them. Jai Hind. और ये वाला मैसेज आया है मंजू श्रीवास्तव जी का नोएडा से, कहती हैं मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और अपने वीर सैनिकों पर मुझे बहुत गर्व है जो सरहद पर प्रहरी बनकर तैनात हैं और जो हमारी चैन की और सुरक्षा करते हैं. Raghu Iyer from Delhi writes, you are our very strength for our safe being. You bring glory to the motherland. You are always in our thoughts. जी हाँ दोस्तों, और हम अपने जो AIR के हमारे जो चैनल्स हैं, बताइए अमित. आकाशवाणी जम्मू और जगदलपुर का खासतौर पर आभार व्यक्त करना चाहेंगे. जी हाँ, और इसी के साथ अमित अब अपने श्रोताओं से हमें इजाजत लेनी होगी. संदेश टू सोल्जर्स में दोस्तों आज इतना ही. अनूप और अमित को दीजिए इजाजत. जय हिंद. जय हिंद.